दोस्तों नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र पाटिल। आज इस श्रृंखला में हम प्रथम वर्ष कला, द्वितीय वर्ष कला, तृतीय वर्ष कला तथा पदव्युत्तर कक्षाओं के लिए हिंदी भाषा और उसकी व्याकरणिक संरचना कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें कौन कौन से तत्व अत्यंत आवश्यक है, तो इस व्याकरणिक हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना को लेकर हम इस श्रृंखला में बातें करने वाले हैं। इस श्रृंखला का यह पहला वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम हमारे द्वितीय वर्ष कला के जो पाठ्यक्रम है, जिसका शीर्षक है आधुनिक काव्य, कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी, तो इस कहानी, कविता या अन्य सभी विधाओं के साथ साथ हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना है वो किस प्रकार से है, कितनी महत्वपूर्ण है। अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी की व्याकरणिक संरचना अत्यंत सहज, सुलभ और छात्रों के ध्यान में रहने वाली है, ऐसा माना जाता है। और इसी दृष्टि से आज हिंदी की व्याकरणिक संरचना में जितने लिंग, वचन, कारक, विकारी अव्यय, अविकारी शब्द भेद, उपसर्ग, प्रत्यय या इसके साथ साथ अन्य जितनी भी सारी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हम धीरे धीरे एक एक श्रृंखला में देखने वाले हैं। लेकिन आज सबसे पहले हिंदी की जो कारक व्यवस्था है, कारक किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है और कारक के सबसे महत्वपूर्ण भेद कौन से है, इसको अत्यंत सहज भाषा में उदाहरणों के साथ आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी की जो कारक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। हिंदी की कारक व्यवस्था, कारक यानी केस, विभक्ति, जो विभक्ति प्रत्यय हम देखते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। जैसे कि रूप है यानी शब्द है, पद है, तो शब्द से या रूप से पद जो निर्माण होता है उसमें क्या आवश्यक है, तो कारक प्रत्यय आवश्यक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें जो ने, को, से, ये जो विभक्ति प्रत्यय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो उसी दृष्टि से हिंदी की जो कारक व्यवस्था है और उसके जो चिन्ह है, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा में कारक व्यवस्था का अपना एक विशेष महत्व है और खास करके व्याकरणिक दृष्टि से ये जो कारक व्यवस्था है उसे अनन्य साधारण माना जाता है। कारक किसे कहेंगे? सब दोस्तों के लिए यह प्रश्न होगा कि कारक यानी क्या। तो अत्यंत आसान सी भाषा में यह परिभाषा हम देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, माना जाता है, उसे कारक कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित करने वाले उस शब्द को या उस रूप को कारक कहते हैं। कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिस शब्द के साथ या रूप के साथ आता है उसे सूचित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। और कुछ कारक की परिभाषाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। क्रिया के संबंध को दर्शाने वाले शब्द को, मतलब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। आगे चलकर उसके उदाहरण हम देखने वाले हैं। दूसरी परिभाषा देखेंगे यहां पर कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के विशेष रूप और क्रिया से संबंध होता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम, इनका क्रिया के साथ जो शब्द संबंध दर्शाता है उसे संबंध कारक कहा जाता है।
उदाहरणार्थ यहां पर हम इस उदाहरण में देखेंगे कि राम हंसता है। अब इस वाक्य में राम कौन सी क्रिया कर रहा है? हंसने की क्रिया करे। करने वाला कौन है? राम है। अतः राम और हंसता है के बीच कर्तृत्व संबंध है, कारक संबंध है, और इसीलिए यहां पर हंसने की क्रिया करने वाला राम है, तो यहां वह कारक होता है। हिंदी कारक व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं, तो यह कारक विभक्ति प्रत्यय क्या है? जिसका कर्तृत्व संबंध है, यानी कर्ता और क्रिया के साथ जो शब्द संबंध जोड़ता है उसे कर्तृत्व संबंध कहा जाता है। अब हिंदी भाषा में, हमारे समूचे हिंदी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के बीच ऐसे 8 कर्तृत्व संबंध या कर्तृत्व संबंध होते हैं। ऐसे 8 संबंध होते हैं, अर्थात कारक के 8 प्रकार हैं। संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक, जैसे हम और देखेंगे। तो अर्थात कारक के 8 प्रकार हैं और प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। मतलब कर्ता और क्रिया को जोड़ने वाले जो चिन्ह है उसे कर्तृत्व कारक चिन्ह या कर्तृत्व संबंध दर्शाने वाले चिन्ह कहा जाता है, और वो चिन्ह यहां पर हम देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये कर्तृत्व संबंध कारक है और यहां पर उसके चिन्ह है। जैसे कर्ता चिन्ह लगाया जाता है ने। कर्ता कौन है? राम। राम ने खाना खाया, तो ये कर्तृत्व कारक चिन्ह है। राम ये कर्ता है। जैसे कर्ता चिन्ह है ने, कर्म चिन्ह है को, करण कर्तृत्व संबंध कारक चिन्ह है से के द्वारा, संप्रदान कारक उसके कर्तृत्व चिन्ह है या कारक चिन्ह है को के लिए, अपादान कारक ये जो कारक है उसका कारक चिन्ह है से, यानी उसका संबंध विच्छेद है। अगला छठा जो भेद है, संबंध कारक है, उसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। सातवां जो है अधिकरण कारक चिन्ह है, उसमें में, पै, पर आदि कारक चिन्ह है। और आखिरी जो है संबोधन, इसके है, अरे, आहा, यानी जिसको संबोधित किया जाता है, हे राजू, अरे राजू, आहा भैया, तो इस प्रकार से उसको संबोधन किया जाता है, तो इसलिए उसको संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब इनके साथ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन कारकों के साथ जो चिन्ह जुड़कर आते हैं और वो उसकी पूर्णता साबित करते हैं, उस दृष्टि से उसे कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक के जो भेद है, जैसे अभी हमने देखा कि 8 भेद उसके हैं, और इन्हीं 8 भेदों के आधार पर हम कारक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। अब जिसमें पहला भेद है कर्ता कारक। अब संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं। संज्ञा यानी राम, श्याम, सीता, गीता, ये संज्ञाएं हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आप, तुम, हम, ये सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। यानी क्रिया करने वाला कौन है? जैसे उदाहरणार्थ देखिएगा, यहां पर देख सकते हैं राम ने रोटी खाई। अब यहां रोटी किसने खाई है? क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है। राम कर्ता है, खाई क्रिया है, और रोटी, इस प्रकार से। तो राम ने रोटी खाई, संज्ञा सर्वनाम का उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने का बोध होता है। खाने वाला कौन है? राम है। यहां मोहन पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रोटी खाने वाला राम यह शब्द कर्ता है और इसे ही कर्ता कारक कहा जाता है। यानी वाक्य में क्रिया करने वाला जो मुख्य होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता की पहचान ने इस चिन्ह से होती है।
यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद, उस कर्ता के बाद तुरंत जब ने आता है, जैसे उदाहरण में देखिएगा, राम ने रोटी खाई, तो इसलिए राम ये कर्ता कारक है और इस चिन्ह से होती है राम ने, इस प्रकार से। दूसरा भेद यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे कि कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया के काम अर्थात कर्म का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस शब्द पर क्रिया के क्रिया के काम का यानी कर्म का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया का फल जिससे संबंधित होता है वह कर्म है। उदाहरणार्थ, राम ने मोहन को किताब दी, है ना, यह उदाहरण हमने देखा, सीधा सा उदाहरण है। राम ने मोहन को किताब दी। अब किसने किसको दी, इसका संबंध देखिएगा इस वाक्य में। किताब और मोहन दोनों कर्म है। राम करता है, ने इस कारक चिन्ह से उसको यहां दर्शाया गया है। मोहन यह भी कर्म है और किताब यह भी कर्म है, तो इसीलिए कर्म कारक में इस वाक्य में किताब और मोहन दोनों कर्म है। तो इसीलिए यहां पर क्रिया का फल जिससे संबंधित हो, राम ने मोहन को क्या दी, किताब दी, तो क्रिया का फल जिससे संबंधित होता है वह कर्म है। तीसरा जो भेद है हमारा दोस्तों, इसमें देखिएगा करण कारक। जिसकी सहायता से, क्रिया करण कारक की परिभाषा हम देखेंगे कि जिसकी सहायता से कर्ता, मुख्य जो कर्ता है, वो कोई कर्म करे, उसे करण कारक कहलाता है। यह कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कर्ता किसकी सहायता से कर्म करने की कोशिश करता है, तो वह सहायता वाला शब्द जो होता है उसे करण कारक कहा जाता है। उदाहरणार्थ, मैं कलम से लिखता हूं, मैंने किसकी सहायता ली है लिखने के लिए, कलम की, तो इसीलिए यहां कलम जो है वो करण कारक है। मैं कलम से लिखता हूं, यानी मैंने कलम की सहायता ली है। देखिएगा, कर्म करे वह करण कारक होता है, किसी की सहायता से। तो यहां हमने कलम की सहायता से लिखना शुरू किया है, इसलिए उदाहरण में यहां कलम जो है वह करण कारक है। अगला चौथा भेद है संप्रदान कारक। यह संप्रदान कारक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्ता जिसके लिए कोई कर्म करे वह संप्रदान कारक होता है ना। कर्ता जिसके लिए कुछ कर्म करता है, यानी मुख्य जो करता है वह दूसरे के लिए जब वह कर्म करता है तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। यहां उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, राम मोहन के लिए पुस्तक लाया, या मैंने सचिन के लिए किताब लाई। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ने किसी दूसरे के लिए कुछ लाया है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। राम मोहन के लिए पुस्तक लाया, इसमें मोहन जो है वह संप्रदान कारक है। यानी दूसरा जो कोई व्यक्ति होता है जिसके लिए हम कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसे कर्म करते हैं, तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। अगला जो पांचवा जो भेद है, अपादान कारक। अब इस अपादान कारक में क्या होता है, उसकी परिभाषा दोस्तों हम देखेंगे कि जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक होता है। मतलब वस्तु का अलग होना, उससे अलग हटना, तो उस दृष्टि से, या छट जाना, बिछड़ जाना, इस प्रकार से जो अर्थ होता है जिससे किसी वस्तु का अलग होना यह अर्थ में पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण देकर इसको समझेंगे, क्योंकि किसी भी व्याकरणिक संरचना को परिभाषा, उदाहरण और फिर परिभाषा और विश्लेषण, इसी सूत्र से हमें यह व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो देखिएगा, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक होता है। उदाहरणार्थ, पेड़ से पत्ता गिरा। दोस्तों, अत्यंत सीधा साधा उदाहरण है। यहां किससे क्या गिरा है, किससे छूट गया है, पेड़ से क्या गिरा है, पत्ता गिरा है।
तो इसीलिए इस वाक्य में पेड़ यह क्या है, अपादान कारक है। हम देख सकते हैं कि जिसकी किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, तो इसलिए पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ ये जो है ये अपादान कारक है। अगला जो छठा भेद है, संबंध कारक। इस संबंध कारक में संबंध दर्शाने का काम वह कारक करता है। उदाहरणार्थ जैसे परिभाषा में देखेंगे, जिस शब्द का या संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहता है। जिस शब्द का या संज्ञा का जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहता है। दोस्तों अत्यंत आसान परिभाषा है। उदाहरण को लेकर हम जानेंगे, राम का लड़का मेरी पुस्तक चुरा ले गया। अब देखिए यहां संबंध कैसे दर्शाता है। अब किसका लड़का किसका क्या ले गया, अब ये देखिएगा, राम का लड़का मेरी पुस्तक चुरा ले गया। अब इस वाक्य में राम और मेरी ये संबंध दर्शाने वाले कारक है, इसीलिए राम और मेरी इस प्रकार से उसे संबंध कारक कहते हैं। राम का लड़का मेरी पुस्तक चुरा ले गया, इसलिए राम और मेरी ये संबंध कारक है। और आखिरी जो दो भेद है, इसमें सातवां जो भेद है, अधिकरण कारक। अब दोस्तों अधिकरण में क्या होता है, देखिएगा कि जैसे क्रिया का आधार उसे माना जाता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया का आधार जिस शब्द को माना जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। हम परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का आधार होता है, यानी संज्ञा कर्ता और संज्ञा के नाम पर आने वाला शब्द जैसे सर्वनाम के उसका वह रूप कि जिस पर क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अत्यंत आसान सी परिभाषा है दोस्तों। अब उसका उदाहरण हम देखेंगे, किताब मेज पर रखी है। क्या कहां पर रखी है, इसका संबंध है। देखिएगा क्रिया का आधार है, किताब मेज पर रखी है। इस वाक्य में यहां थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, भेज दिया मेज चाहिए था कि किताब मेज पर रखी है। इस वाक्य में मेज जो है कहां रखी है, देखिएगा क्रिया का आधार होता है, कहां रखना ये क्रिया है, कहां रखी है, मेज पर। तो इसीलिए यहां पर मेज जो है वह अधिकरण कारक है, टेबल जो है वह अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, तालाब में मछलियां तैर रही है। अब मछलियां कहां तैर रही है, तालाब में, इसीलिए क्रिया का आधार क्या है, तालाब है। तैरना ये क्रिया है, कौन तैर रहा है, मछलियां, कहां, तालाब में, इसलिए तालाब में मछलियां तैर रही है। इस उदाहरण में तालाब ये जो है वह अधिकरण कारक है। और आखिरी जो आठवां भेद है कि जिस शब्द के द्वारा जिसका संबोधन कारक, मैंने पहले ही बताया था कि संबोध किया जाता है, कर्ता यानी संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर इस प्रकार का संबोधन पहले किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। उदाहरणार्थ देखिए उसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए, उस संबोधन कारक, उस संबोधन वाले शब्द को संबोधन कारक कहते हैं, उस शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। आज जैसे कि उदाहरणार्थ देखिएगा, ओ राम यहां आओ। अब यहां पर देखिए ओ राम, राम संज्ञा है, उसको तो नाम लिया ही है, लेकिन किस किस शब्द से उसको पुकारा है, ओ राम, अरे राम। तो इस प्रकार से ओ राम, ओ इस शब्द से हमने उसको संबोधन किया है, तो इसलिए इस कार्य में ओ राम ये संबोधन कारक है। तो दोस्तों अरे भाई या अरे बुआ जी, अरे ताऊ जी, तो ये जो आप या इस प्रकार से जो संबोधन इन शब्दों से किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी भाषा में कारक व्यवस्था का, हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में कारक व्यवस्था का अत्यंत अनन्य साधारण महत्व है। और उसके ये जो 8 भेद है
और उसके ये जो 8 कारक है तो वो हमने अभी यहां देखे हैं कि जिनके आधार पर हम ये चिन्ह जो है वो उस कारक के संबंध दर्शाते हैं। तो इसीलिए इन चिन्हों के साथ आज हमने कारक के जो 8 भेद है वो 8 भेद हमने यहां पर देखे हैं। तो उस दृष्टि से ये सारी मान्यताएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना के इस श्रृंखला में आज पहले इस वीडियो में हमने हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना का सबसे अहम जो मुद्दा है कारक व्यवस्था का स्वरूप, कारक व्यवस्था, कारक की परिभाषाएं और कारक के जो 8 भेद है उन 8 भेदों को हमने यहां पर देखा है। और इस प्रकार से ये सारी जानकारी आपको अत्यंत उपयुक्त होगी। ये जो वीडियो है ये 5वीं कक्षा से लेकर पदव्युत्तर कक्षा MA की कक्षा तक हिंदी की छात्रों को बहुत उपयुक्त होगी और इसी प्रकार से ये ज्ञान आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आज मैं यही रुकता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।